Okay, after prescription, the next topic is posology. As we have discussed yesterday, dose of any medicine, dose of any drug. कल बात की थी ना डोज के बारे में. So basically, posology is the study about dose of any patient. It is the science that deals with dose of any patient, dose of child, dose of adult, dose of elderly patient. So when we are talking about dose, we should know what is the age of patient. Okay, as I said, posology means it is all about dose of medicine. आपने देखा होगा ना, अलग अलग एज पेशेंट के लिए डोज अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ पेशेंट or on the basis of weight of patient, on the basis of surface area of patient. Okay, so all study of dose will be covered in posology. कहाँ बात करेंगे हम? पोसोलॉजी में. पोसोलॉजी क्या है? इट इज ऑल अबाउट डोज ऑफ एनी मेडिसिन. ओके, एंड the dose of any drug will vary from patient to patient. It depends on age, it depends on body surface area, weight, sometimes sex of patient, whether male or female. It is sometimes, not every time. Okay, so basically there are some factors that affect on dose of drug. कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डोज को डिसाइड करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज द एज ऑफ पेशेंट. सो एज वी नो, ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग एज ग्रुप. फर्स्ट एज ग्रुप इज नियोनेट. आप लोगों ने सुना होगा, जब बच्चे जैसे ही बर्थ होती है उसको बोलते हैं नियोनेट. फ्रॉम बर्थ अप टू 30 days और 1 month, उसको क्या कहते हैं? नियोनेट. सेकंड एज ग्रुप इन्फेंट. फ्रॉम 1 month टू 1 year. ओके, इन्फेंट एज अप टू 1 year. एंड देन चाइल्ड इज इन बिटवीन 2 group. फर्स्ट ग्रुप between 1 to 4 year. Second group from 5 to 12 years. And then adult after 12 years. And the last, that is called geriatric patient, or in normal term elderly patient, old age patient. ओके, सो ह्यूमन बीइंग को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? ऑलमोस्ट 6 ग्रुप. ये जो थर्ड और फोर्थ है चाइल्ड ही कहलाते हैं, बस एज ग्रुप का डिफरेंस है. एक है 1 to 4, सेकंड है 5 to 12. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू सी इन दिस एज ग्रुप, बेसिकली एज वी नो, इन केस ऑफ चाइल्ड there are some enzyme in the liver or kidney which are less developed. उसकी जो डेवलपमेंट होती है इंजाइम की, इसके अंदर लीवर या किडनी के अंदर वो लेस डेवलप होती है. Therefore the dose should be less as compared to adult dose. जो आप लोगों की जो डोज है या आप लोगों की जो डोज है उसके कंपेयर में चाइल्ड की जो डोज होती है वो क्या होती है? कम होती है, बिकॉज ऑफ लेस डेवलपमेंट ऑफ इंजाइम सिस्टम इनसाइड द लीवर एंड किडनी. ओके, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ ओल्ड एज पेशेंट और elderly patient or geriatric patient, again renal functions decline. जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनकी जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, थोड़ी सी फंक्शन उसकी अडल्ट से कम हो जाती है. इन दैट कंडीशन अगेन वी शुड रिड्यूस द डोज ऑफ सम मेडिकामेंट. Also, metabolism rate in the liver decreases.
और जो मेटाबॉलिज्म होती है उसका फंक्शन ये है कि जो ड्रग एक्टिव है उसको कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। आपने कोई मेडिसिन लिया बॉडी के अंदर, उसने अपना एक्शन शो किया, एक्शन शो करने के बाद उसको वापस से बॉडी से एलिमिनेट होनी है, तो बिफोर एलिमिनेशन इट शुड बी मेटाबोलाइट। बिफोर एलिमिनेशन, बॉडी से निकलने से पहले इट शुड बी मेटाबोलाइज्ड and it is done by liver, sometimes kidney. So in case of old age patient, metabolism also decreases, drug absorption from intestine becomes slow as compared to adult, therefore the dose should be less as compared to adult dose. Okay, so first point क्या है? एज। एज की बेसिस पे आपको क्या करनी है? डोज को डिसाइड करनी है। चाइल्ड में क्या होती है? जो इंजाइम फंक्शन है वो लेस डेवलप होती है, इसी के रीजन से हम क्या करते हैं? डोज को कम करते हैं। और जेरियाट्रिक पेशेंट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म, वो क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है। Also, absorption of drug from intestine decreases or slow. In that condition, you should reduce the dose of drug. Okay. Second point, sex of any patient. Here, there are some conditions, especially in case of women, girls. In case of menstruation, in case of pregnancy or lactation, there are some drugs which should be avoided. Especially girls, अगर कभी हुआ होगा ये रीजन, तो उनको पता होगा कि जब ये कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में डॉक्टर बहुत सारे मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। रीजन क्या? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेडिसिन आप खाती हैं वो बच्चे तक पहुंच जाते हैं और वो इफेक्ट बच्चे में शो हो जाती है, जो कि हार्मफुल है। Similarly, in case of milk secretion, lactation means जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, that is called lactation। उस कंडीशन में भी मिल्क के थ्रू बच्चे तक ये जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं वो वहाँ तक सिक्रीट होकर के बच्चे तक पहुँच जा रही है। और एक्चुअली में जो मेडिसिन है वो किसके लिए है? माँ के लिए है। वो चली जा रही है बच्चों के पास, तो वो साइड इफेक्ट तो होनी है। तो कुछ मेडिसिन है जो स्पेशली डॉक्टर अवॉइड करते हैं उस कंडीशन में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। फॉर एग्जांपल, ए स्ट्रॉन्ग परगेटिव, रिमूवल ऑफ स्टूल फ्रॉम द बॉडी, इट इज डन बाय परगेटिव। और स्ट्रॉन्ग परगेटिव का मतलब है कि कंप्लीटली रिमूव। कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन, उसमें जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं परगेटिव। साइंटिफिक टर्म क्या? परगेटिव। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल निकलने में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें हम क्या लेते हैं? परगेटिव। ये पहले बताया हुआ। स्ट्रॉन्ग परगेटिव शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। सेकंड एग्जांपल, एंटी मलेरियल। मलेरिया क्या? ये डिजीज है और उससे क्या होता? तो जो मेडिसिन हम मलेरियल फीवर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी मलेरियल। इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड डिफॉर्मेशन ऑफ फीटस। प्रेगनेंसी में जो बच्चे पेट में पल रहे हैं, अगर अपने एंटी मलेरियल ले लिया, दैट मीन्स गर्ल्स ने ले लिया, वीमेन ने ले लिया, तो वो क्या होता है? जो फीटस है उसके डिफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मेनली जो डॉक्टर है अवॉइड करते हैं एंटी मलेरियल को। One more example, antihistamine and sedative. They are not taken during breastfeeding because these drugs are secreted in milk and child may consume them. जो लैक्टेटिंग वीमेन है उसको एंटीहिस्टामिन और सेडेटिव नहीं देनी चाहिए, बिकॉज मिल्क के थ्रू ये बच्चों तक पहुंच जाती है और ये बच्चों में क्या करेगी? हार्मफुल इफेक्ट शो करेगी। ओके, तो सेकंड पॉइंट इज सेक्स ऑफ पेशेंट। थर्ड पॉइंट, बॉडी साइज।
नॉर्मली जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो एक एवरेज अडल्ट डोज है, और जो एवरेज अडल्ट डोज है वो एवरेज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है, और एवरेज बॉडी वेट 70 kg कंज्यूम किया गया। 70 kg ऑफ पेशेंट इज अज्यूम टू बी एवरेज वेट ऑफ एनी पेशेंट। किसी का 80 भी हो सकता है, किसी का 60, किसी का 40, जो एवरेज है वो कितनी ली गई है? 70। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मार्केट में जितनी मेडिसिन है वो किस वेट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो एवरेज वेट, एंड एवरेज वेट इज 70 kg। ओके, फॉर एक्सेप्शनली ओबेज पेशेंट, ओबेज मीन्स फैटी, और लीन दैट मीन्स पतले जो होते हैं, in that condition the dose may be calculated on body weight basis। जो एवरेज वेट है हमने क्या अज्यूम किया हुआ? 70। कोई बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, फैटी हैं, उनकी वेट बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो डोज कैलकुलेट होगी बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 70। ये 70 कहां से आ गया? ये एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज अडल्ट डोज। अगर आप पैरासीटामोल की बात करेंगे, अगर 500 है तो यहां पे 500 mg आ जाएगा, और जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं उसकी बॉडी वेट 95 है, तो यहाँ पे 95 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 500 mg। ये क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल डोज ऑफ पेशेंट। Is it clear? And other method to calculate dose on the basis of surface area, that is called BSA, body surface area, and the formula is equal to body surface area in meter square divided by 1.7 multiplied by average adult dose। ये सारे कैलकुलेशन जब हम करेंगे बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो 1.7। वो कहां से आ रहा है वो आप देख लीजिए। बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी टू द पावर 0.425 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर टू द पावर 0.725 मल्टीप्लाइड बाय 0.007184। तो आपको ये चीज की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एज पर बॉडी वेट एंड एज पर बॉडी सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? सारी चीजें याद रखनी है, अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। दिस इज द थर्ड फैक्टर। नाउ द फैक्टर नंबर 4, दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। As we know, in case of IV intravenous, bioavailability is 100%। That means जितनी भी आपने मेडिसिन ली है वो कहाँ चली गई है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड, क्योंकि आपने कहाँ पे दिया? वेन में दिया, वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगी? ब्लड के अंदर। तो जितनी भी मेडिसिन ली आपने वो सारी की सारी पहुंच गया। दैट मीन्स इट इज 100% बायो अवेलेबल। बट आईवी के अलावा और भी तो रूट है, ओरल है, सबलिंगुअल है, टॉपिकल है, रेक्टल है, बहुत सारे रूट है, उसकी बीए 100% नहीं होती है। ओके, सो हियर इन केस ऑफ आईवी और इंट्रावेनस इंजेक्शन, द टोटल ड्रग रीचेस इमीडिएटली टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हेंस डोज इज लेस एज कंपेयर टू ओरल रूट और एज कंपेयर टू अदर रूट। क्योंकि आप अदर रूट से जो मेडिसिन ले रहे हैं वो 100% सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो आईवी से ले रहे हैं वो 100% पहुंच रही है। तो आईवी के कंपेयर में जो अदर रूट है उसकी डोज हाई होनी चाहिए और आईवी की डोज कम होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि आईवी से क्या होती है? 100% ब्लड में पहुंच जा रही है, और ब्लड में जब पहुंच गई तो जहां पे भी जानी है वहां से सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच जाएगी। सपोज करो ब्रेन में जानी है, ब्रेन तक पहुंच जाएगी, तो ये पूरी की पूरी चली गई। लेकिन जो ओरल लेंगे आप वो पूरी नहीं जाती है,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ओरल की डोज हाई होनी चाहिए और आईवी की लेस होनी चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ फैक्टर नंबर 5, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसकी फैक्टर की बात कर रहे हैं हम? ये सारे फैक्टर किस चीज की है? डोज कैलकुलेशन की. और डोज कैलकुलेशन हम कहां पे बात करते हैं? पोसोलॉजी की. ओके. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज आई सेड, कुछ मेडिसिन हम लोग खाली पेट लेते हैं, एम्प्टी स्टोमक. कुछ मेडिसिन आफ्टर मील लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर और प्रिस्क्राइबर. सो देयर आर सम ड्रग विच आर क्विकली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टोमक. क्योंकि जो फूड है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर दे रहे हैं. वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन में. उस कंडीशन में जो मेडिसिन है वो क्या करेंगे, खाली पेट लेंगे एम्प्टी स्टोमक में. ओके. बट देयर आर सम ड्रग, फॉर एग्जाम्पल इरिटेंट ड्रग, जो स्टोमक में इरिटेंसी काउज कर रहे हैं. सपोज कर लो कोई मेडिसिन है, स्टोमक में जाने के बाद इरिटेंसी काउज कर रहे हैं. उस कंडीशन में अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो वो इरिटेंसी बढ़ जाएगी. उस कंडीशन में क्या करना है आपको, आफ्टर मील लेनी है. क्यों? कि जो मील है they will dilute the medicine and they will decrease the irritancy of medicine. So here I have mentioned 2 points. First point, most drug they are quickly absorbed from the empty stomach and the presence of food in the stomach they delay the absorption. वो absorption को क्या करता है, डिले कर दिया या रिड्यूस कर दिया. डिले और रिड्यूस दो अलग अलग टर्म है. डिले मीन्स टाइम बढ़ गया, जहां पे 2 घंटे में एब्जॉर्ब होना था वो अब 3 घंटे में हो रहा है, 4 घंटे में. और रिड्यूस मीन्स जहां पे 50% एब्जॉर्ब होना था वो अब 25% हो रहा है. ओके. तो एम्प्टी स्टोमक में क्या एब्जॉर्प्शन फास्ट है, क्योंकि जो फूड है वो क्या कर रहा है, डिले ऑफ एब्जॉर्प्शन. हेंस पोटेंट ड्रग शुड बी गिवन बिफोर मील और इन एम्प्टी स्टोमक. पोटेंट ड्रग कई बार बताया हमने, स्ट्रॉन्ग ड्रग होती है जिसकी डोज कम होती है ना. उसकी डोज कम है, उसकी एब्जॉर्प्शन अगर स्लो होगी तो वो ड्रग जगह पे पहुंच ही नहीं पाएगी. उस कंडीशन में हमें क्या करनी है, एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट में हमें जो है डोज को लेनी है. बट देयर आर सम ड्रग विच काउज इरिटेंसी इन द स्टोमक. So these drugs should be taken after meal because food will dilute the drug and thus produce less irritation. जो ड्रग की वजह से, मेडिसिन की वजह से इरिटेशन हो रहे हैं, खाने के बाद जब आप लेंगे तो ये इरिटेशन क्या होगा, कम हो जाएगा. बिकॉज खाना जो है उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा. ओके. दिस इज 5th नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ डोज कैलकुलेशन, time of administration. Now the factor number 6, that is called environmental factor. Here I have mentioned 2 examples. First is called stimulant, second is called sedative. Stimulant means जो CNS को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, है ना. So a stimulant type of drug should be taken at daytime. और जो सेडेटिव है वो क्या करते हैं, स्लीप, नींद लाने की काम करते हैं. तो वो कब लेनी चाहिए, रात में. अगर कोई ड्राइवर हो और वो सेडेटिव ले लिया दिन में और उसके बाद ड्राइविंग कर रहा हो, क्या होगा, नींद आ जाएगी उसे और उसके बाद गाड़ी हो सकती है एक्सीडेंट कर जाए. तो जब आप मेडिसिन लेंगे आपको देखनी पड़ेगी वो मेडिसिन किस कैटेगरी में है, वेदर इट इज स्टिमुलेंट और वेदर इट इज सेडेटिव. अगर आपने स्टिमुलेंट रात में ले लिया तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ जाती है, सीएनएस स्टिमुलेट हो जाती है, फिर आप नींद तो आएगी, टाइम लगेगा. सिमिलरली जैसे मैंने बताया, सेडेटिव शुड बी टेकन एट नाइट टाइम. ओके. So when you are going to give as a pharmacist patient
medicine to the patient, you should check whether the drug is a stimulant type or sedative type. Factor number 6. Now factor number 7. Psychological state. साइकोलॉजिकल स्टेट किससे जुड़ा हुआ है? माइंड से, ब्रेन से, एग्जैक्टली। तो समटाइम्स साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ पेशेंट also इफेक्ट ऑन इफिकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ दैट मेडिसिन। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो बच्चे परफॉर्म करते हैं एम फॉर्म में जब वो प्रोजेक्ट करते हैं या पीएचडी में। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल टर्म में बता रहा हूं, इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है। जब एम फॉर्म में कोई बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, मेरे अंडर भी कर रहे हैं, हर साल करते हैं, या पीएचडी करते हैं, वो फॉर्मुलेशन बनाने के बाद उसकी इफिकेसी चेक करते हैं एनिमल पे, या तो रैट पे या रैबिट पे। पहले मंकी पे भी होती थी, अब वो बैंड है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग पे तो हम लोग कर नहीं सकते, हमारे पास तो अप्रूवल है नहीं, तो हम किस पे करते हैं? रैट पे या रैबिट पे। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर्मुलेशन बनाया, कोई भी मेडिसिन बनाया, उसकी इफिकेसी चेक करने के लिए कि वो एक्चुअल में जो हमने जिस पर्पस से बनाया है और जो उसके अंदर एपीआई आपने ऐड किया, वो इफिकेसी शो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैरासीटामोल टैबलेट बनाया और आपने देखा कि जो फीवर है जिस पेशेंट को, उसको खिलाने के बाद एक्चुअल में फीवर कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम कहाँ पे इफेक्ट शो करते हैं? रैट पे या रैबिट पे। यहाँ पे भी अपने पास एनिमल हाउस है, रैट है, वहाँ पे एम फॉर्म वाले पीएचडी वाले प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे एक टर्म है प्लेसिबो। ठीक है, प्लेसिबो मीन्स ये होती है कि जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर से आपने एपीआई हटा लिया। एपीआई क्या होती है? मेन पार्ट होती है फॉर्मुलेशन की एपीआई, उसी की वजह से ड्रग अपनी एक्शन शो करती है। तो जो एपीआई है वो आपने डाला ही नहीं, बाकी सारी चीजें आपने फॉर्मुलेशन में डाला, एपीआई आपने नहीं डाला। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फॉर्मुलेशन बनाया, उसके अंदर एपीआई डाला, उसको रैट पे चेक किया। सपोज कर लो 10 दिन की एक्टिविटी है, तो 10 दिन तक हमने इस पे रैट पे चेक किया, जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी शो हो रही है रैट पे। अब रैट को ये पता कि मेरे पास एक बंदा डेली आता है, सुबह में मुझे इंजेक्शन देता है और उसमें ये चीजें हैं, मुझे नींद आ जाती है। सपोज करो नींद की दवा बना दिया है ना, तो रैट को आपने हर दिन दिया, 10 दिन तक उसको हैबिट पड़ गया। साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट कि सुबह एक बंदा आता, मुझे इंजेक्शन देता, मुझे नींद आ जाती है। 10 दिन के बाद ये काम हमने कंटिन्यू रखा, लेकिन अब क्या किया हमने? फॉर्मुलेशन की जगह पे क्या दिया? प्लेसिबो। और प्लेसिबो में क्या? एपीआई है ही नहीं, जिसके वजह से नींद आ रही थी, सेडेटिव वो है ही नहीं। उसके बावजूद रैट अभी भी कंटिन्यू सो रहा है। क्यों? साइकोलॉजिकल। आपने सोचा कि ये मेडिसिन खाएंगे तबीयत ठीक हो जाएगी, हो जाती है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास गए, खुद पता नहीं, बोर्ड देख लिया, लग नहीं रहा अच्छे डॉक्टर है, कॉन्फिडेंस नहीं, देखो दवा खाने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो बीमार कहाँ से होते हैं? तो आप लोग जो बहाना करते हैं, बीमार एक्चुअल होते नहीं है। ये साइकोलॉजिकल स्टेट है आपका। तो ये चीजें हमने परफॉर्म किया हुआ है, हमारे बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, है ना। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैन इफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। आपने सोचा कि ये मेडिसिन आप खाएंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हो ही जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ placebo, what is placebo? It is inert substance that does not contain any drug. ये एक फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर एपीआई है ही नहीं, है ना, और इसके बावजूद हमने रैट को दिया और वहां पे वो सो गया। उसको लगा कि 10 दिन तक वही दवा खा रहे हैं, अगले दिन भी वही दवा मिलनी है। ये साइकोलॉजिकल स्टेट है। सो कॉमनली यूज प्लेसिबो आर लैक्टोज टैबलेट। हम क्या करते हैं? लैक्टोज टैबलेट यूज करते हैं जहां पे एपीआई होती नहीं है, एंड डिस्टिल वाटर
Sometimes patient often get some psychological effect from this placebo. जो भी बीमारी है उनको लगता है कि ये मेडिसिन की खाने की वजह से ठीक हो जाएगी और ठीक हो भी जाती है. सो प्लेसिबो आर मोर ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग. जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे, वहां पे हम यूज करते हैं. एम फॉर्म में या पीएचडी में हम एनिमल में यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो एक नई टेबलेट लाती है मार्केट में, वो एक क्लिनिकल ट्रायल करती है. कई फेज होते हैं. उसके बाद वो ट्रायल करने के बाद जब वो देखते हैं कि इफिकेसी हो रही है, उसकी इफेक्टिवनेस है, फिर उसको अप्रूवल मिलती है और फिर वो मेडिसिन मार्केट में आती है. तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने टेबलेट बनाया और मार्केट में अप्रूवल मिल गई, बेचना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं है. उससे पहले वो क्या होती है, क्लिनिकल ट्रायल. और कहाँ पे होती है, ह्यूमन पे, अलग अलग फेज पे, है ना. 4 फेज होते हैं अलग अलग फेज पे. दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल स्टेट. समझ में आया साइकोलॉजिकल स्टेट? ये जो हमने एग्जांपल बताया ये तो याद रहना चाहिए. प्लेसिबो वाली, रैट वाली, राइट. नेक्स्ट फैक्टर इज पैथोलॉजिकल कंडीशन. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज. अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे एक चीज पूछता है, क्या आपको पहले से कोई बीमारी है? पूछते हैं ना. आपने कोई बीमारी लेके गए, उससे पहले वो पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ भी है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कुछ भी है. एक बार वो पूछते हैं ना. वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो मेडिसिन आप खाओगे और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, उसकी वजह से वो मेडिसिन की जो इफिकेसी है वो कम हो जाती है. That is called pathological condition or presence of any disease. So there are number of disease which affect on dose of drug. For example, in case of GI disease like achlorhydria. Achlorhydria means reduction of acid in stomach. ज्यादा अगर हो गया एसिड उसको बोलते हैं एसिडिटी, कम हो गया उसको बोलते हैं achlorhydria. Reduction of secretion of HCl in the stomach. Here the absorption of aspirin decreases. एस्पिरिन यूज करते हैं नॉर्मली हम एंटी इन्फ्लामेशन या पेन किलर, या समटाइम्स आप मान के चलो एंटी फीवर, एंटीपायरेटिक, राइट. अगर आपको ऑलरेडी एक्लोरहाइड्रिया है तो एस्पिरिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एस्पिरिन की जो डोज है उसको बढ़ा देनी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या है, कम हो जा रही है और आपको इफेक्ट शो करनी है, तो डोज ऑफ एस्पिरिन शुड बी इंक्रीज. सिमिलरली इन केस ऑफ लीवर डिजीज, स्पेशली जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं ना, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस. मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग लाइक मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन also decreases. जब लीवर डैमेज हो जाते हैं उस कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म है, ये सारे ड्रग क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. Also in case of kidney disease, excretion of drug like aminoglycoside, digoxin, phenobarbital, they are reduced, so less dose of the drug should be administered. देखो यहाँ पे 2 टर्म आ गए हैं, लीवर सिरोसिस एज वेल एज किडनी डिजीज. लीवर और किडनी ये 2 अलग अलग ऑर्गन है बॉडी के अंदर. कुछ मेडिसिन लीवर से मेटाबोलाइट होते हैं और कुछ मेडिसिन किडनी से. देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है. इन केस ऑफ किडनी डिजीज, here one example is digoxin. And in case of liver, digitoxin. देखो नाम मिलता जुलता है, दोनों कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, हार्ट पेशेंट में यूज करते हैं. जो हार्ट पेशेंट होता है ना, दिल की बीमारी, उसमें हम यूज करते हैं क्या, डिजिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन. दोनों में क्या डिफरेंस है, जो डाइजॉक्सिन है वो किडनी से मेटाबोलाइट होता है, राइट, और डिजिटॉक्सिन लीवर से.
तो अगर लीवर डैमेज है तो कौन से ड्रग की डोज को कम करनी चाहिए? डिजिटॉक्सिन, क्योंकि लीवर डैमेज है और लीवर से कौन मेटाबोलाइट होता है? डिजिटॉक्सिन। तो अगर लीवर डैमेज है, आपको डाइजॉक्सिन की डोज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइजॉक्सिन कहां से मेटाबोलाइट होगा? किडनी से। और अगर किडनी डैमेज है तो आपको डिजिटॉक्सिन की डोज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लीवर से मेटाबोलाइट होगा। तो यहां मेंशन है, इन केस ऑफ किडनी डिजीज डोज ऑफ डाइजॉक्सिन शुड बी रिड्यूस्ड, है ना। फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, accumulation. The name itself indicate it is the accumulation of any medicine inside the body. और accumulation कब होगा? जब rate of absorption will be greater than the rate of elimination. बॉडी में ज्यादा जा रहा है और कम निकल रहा है। मान के चलो इस गेट से 10 बच्चे आ रहे हैं 1 मिनट में, और सेम टाइम पे सिर्फ 5 बच्चे निकल रहे हैं। एक टाइम के बाद ये क्लासरूम में क्या होगी? पूरी की पूरी भर जाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, है ना। तो बॉडी के अंदर मेडिसिन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और एलिमिनेशन, निकलना, कम हो रही है। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। ओके, सो हेयर any drug will accumulate in the body if the rate of absorption is greater than the rate of elimination. Is it clear? Slowly eliminated drugs are often accumulated in the body and causes toxicity. Example, prolonged use of chloroquine cause damage to retina. Chloroquine किस में यूज करते हैं? मलेरियल फीवर में, मलेरिया में। और लॉन्ग टाइम तक अगर आपने ये मेडिसिन को यूज किया, ये जा करके अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, और ये क्या करते हैं? रेटिना को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर, ड्रग इंटरेक्शन। जैसे आपने 2 मेडिसिन लिया, उसके आपस में इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन। यहां पे कुछ एग्जांपल हमने मेंशन किया। We have 2 example of drugs, 2 types of drug A and drug B. किसी पेशेंट ने सिर्फ ड्रग ए को लिया, उसके पास कौन सा इफेक्ट आएगा? ए। दूसरे पेशेंट ने ड्रग बी लिया, उसे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? अब एक पेशेंट है जिसने दोनों मेडिसिन लिया, ड्रग ए प्लस ड्रग बी, उसके पास क्या होगी? दोनों इफेक्ट आएगी, ए और बी। नाउ किस तरह की इफेक्ट आएगी, आइडेंटिफाई कीजिए। ए इज इक्वल टू, सपोज अगर नंबर में इंडिकेट करें 5, बी इज इक्वल टू 7, अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे, ए प्लस बी, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12. So first example, that is called additive effect, addition. You have taken drug A plus drug B, that is called effect A and B. This is called additive effect, and in market example is aspirin plus paracetamol. एस्पिरिन के साथ या पैरासीटामोल के साथ जब आप एस्पिरिन लेंगे, दोनों की इफेक्ट ऐड हो जाएगी, तो आपके फीवर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। या चोट लगी है, जो पेन हो रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, इन्फ्लामेशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट और एडिशन। सेकंड इज कॉल्ड इफेक्ट ए बी इज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है? ए प्लस बी, जब दोनों साथ में लिया, इन दोनों को जो इंडिविजुअल इफेक्ट है ये 12 होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है? 12 से ज्यादा हो जा रही है बॉडी के अंदर।
and that is called synergistic effect or potentiation. Try to understand, this is most important thing. First effect is called additive, just addition of their individual effect. Example, paracetamol plus aspirin. Second example is synergistic or potentiation. That means their combined effect is greater than sum of their individual effect. An example is सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोपिरिम. ये जो भी एग्जाम्पल है मार्केट में अवेलेबल है टेबलेट्स की, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है. जब ये दो कंबाइन करके खाते हैं उसकी इफिकेसी क्या होती है? दियर इंडिविजुअल इफिकेसी से बढ़ जाती है. एंड द लास्ट इफेक्ट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट और अपोजिट रिएक्शन. Their combined effect is smaller than sum of their individual effect. That means less than 12. And that is example is histamine plus adrenaline. यहाँ पे हमने वन एग्जाम्पल मेंशन किया. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम दो एग्जाम्पल मेंशन करने होंगे. बाकी एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे आप? बुक सबने ले लिया ना. बाकी लोग जल्द से जल्द ऑर्डर कर दे, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, अब आ गया. ये 3 साइट हमने बताई है ना, आईपी की, फ्लिपकार्ट की और अमेजन की. विद इन अ वीक सबके पास बुक होनी चाहिए. ओके, so you have to mention minimum 2 example in each and every category. दो एग्जाम्पल आपको मेंशन करने हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज idiosyncrasy, and this is exceptional response or additional response, और यू कैन से जो रिस्पॉन्स कॉमन पीपल में होते ही नहीं है, एक्सेप्शनल है. हो सकता है कि आपके साथ जो चीजें हो रही है वो दूसरे पेशेंट के साथ नहीं हो. अगर आप बताओगे हो सकता है कुछ एलर्जी होगी आप लोगों के साथ अपने इंडिविजुअल. किसी को दूध के साथ एलर्जी होती है, किसी को मिल्क के साथ होती है, किसी को टूथपेस्ट के साथ होती है नाइट में या शाम में या मॉर्निंग में. दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी. सो आई हैव मेंशन वन एग्जांपल, एस्पिरिन. इट कॉज अस्थमा इन सम पेशेंट. This is called exceptional additional response of some medicine in some patient. It is not common example. ये सारे पेशेंट में नहीं होंगे. आपने खाया हो सकता नहीं हो, किसी और में हो जाए ये चीजें. That is called idiosyncrasy. Second example, penicillin cause irritation on skin. रैशेज वगैरह हो जाता है ना, रैशेज स्किन पे नोचना शुरू कर देता है. तो किसी पेशेंट में पेनिसिलिन खाने की वजह से ये रैशेस हो जाते हैं स्किन पे. दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी. इट इज मेंशन इट इज एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इन फ्यू पेशेंट. सेकंड लास्ट इज जेनेटिक डिजीज. अब आपको पता होगा जेनेटिक डिजीज क्या होती है. किसी पेशेंट में ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिजीज है, उस वजह से जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पेशेंट विच लैक्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. ये पेशेंट के अंदर, ये सभी के अंदर होती है ये एंजाइम. एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ RBC फ्रॉम द स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो भी आरबीसी में स्ट्रेस आ रही है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. बट इन फ्यू पेशेंट व्हेन दे डू नॉट हैव दिस एंजाइम एंड व्हेन यू हैव टेकन प्रीमाक्यून, दिस इज कॉल्ड एंटी मलेरिया ड्रग, दे काउज hemolysis. Hemolysis मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी. पढ़ा होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में hemolysis. तो जिस पेशेंट में ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस पेशेंट ने अगर प्रीमाक्यून खाया हुआ है, दे काउज hemolysis.
ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, और इससे क्या होगा, इनीमिया हो जाएगा। इनीमिया जानते हैं ना, लॉस ऑफ ब्लड। टॉलरेंस, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट टॉलरेट, किसी चीज को आप टॉलरेट कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप कोई मेडिसिन कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, हो सकता है कि उसकी टॉलरेंसी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई हो। जब आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे सेम डोज, हो सकता है वो इफेक्ट शो ना करे, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डोज को बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। समटाइम्स हायर डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। प्रीवियसली लेस डोज वाज रिक्वायर्ड, पहले आपने डोज कम खाया तो रिस्पॉन्स आ गया, आपने उसको कंटिन्यूअसली खाना शुरू कर दिया, अब आपके बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गया। नेक्स्ट टाइम में आपको सेम रिस्पॉन्स शो करने के लिए डोज को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, एंड इट मे बी नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस। So that's all about the factors which affect somehow dose calculation of any patient. ये क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, डोज कैलकुलेशन के।